आपके ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल ई रूस्टार हिंदी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी भाषा का इतिहास से हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भाग एक इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव को देखेंगे और विकास के लिए आपको दूसरा भाग देखना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही दीर्घ वीडियो हो जाता अगर दोनों को मैं एक साथ जोड़ देता। तो ऐसे ही एजुकेशनल और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक वीडियो के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन को टच करें, साथ में बेल आइकन को भी टच करें ताकि आपको नए एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आते हैं आज के विषय पर, हिंदी भाषा का उद्भव। यद्यपि मैंने यहाँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा है, लेकिन हम लोग आज हिंदी भाषा के उद्भव को देखेंगे। इसका क्रमिक विकास उत्तरोत्तर बहुत लंबे समय तक हुआ था, उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यह महत्वपूर्ण है झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए, जिसमें अभ्यर्थियों ने हिंदी भाषा और साहित्य को अपना विषय रखा है, अपना विषय चुना है। साथ ही साथ अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, चाहे वह बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसी हो, जहां ऑप्शनल पेपर के रूप में आपने हिंदी को चयनित किया है, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर, आज के वीडियो पर। हम अगर हिंदी भाषा के उत्पत्ति को देखें तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और इसकी उत्पत्ति क्रमशः संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। कतिपय विद्वान अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक और भाषा को स्थान देते हैं। यद्यपि बहुत सारे विद्वान उसको अपभ्रंश का ही एक स्वरूप मानते हैं, लेकिन उसका नाम है अवहट्ट। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो हिंदी भारोपीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारोपीय परिवार आप समझते हैं, भारत और यूरोप के कुछ देशों में बोली जाने वाली जो भाषा है, यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भाषा परिवार पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें विस्तार से सारे भाषा परिवार और उनके वर्गीकरण का आधार, उनके वर्गीकरण को मैं अपने वीडियो में विस्तार से रखूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में संक्षेप में मैं बता दूं कि अंग्रेजी और हिंदी जैसी जो भाषाएं हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, तो वह भारोपीय परिवार की भाषा है। और हिंदी जो है, इसका क्रमिक विकास, जैसा आपने देखा कि यह संस्कृत जो सबसे पुरानी भाषा है, उससे इसका विकास हुआ। और संस्कृत से विकसित होने वाली केवल हिंदी नहीं बल्कि अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भी हैं। आधुनिक जो आर्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत में बोली जाती हैं, और दक्षिण भारत में जो भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो ये सारी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, ये भारोपीय परिवार की भाषाएं नहीं हैं। देखिए, भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है, यह रुकती नहीं, यह निरंतर परिवर्धित होती है, विकसित होती चली जाती है, और यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता था। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में भाषा की जो पूर्वोक्त जो गत्यात्मकता है और समय के अनुसार बदलते रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यदि हम विस्तार से इसे जानना चाहें तो हम पाएंगे कि हिंदी का जन्म जो है वह संस्कृत से तो हुआ, जिसके 3500 से अधिक वर्षों के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो उसे 3 भागों में बांटकर हम हिंदी की उत्पत्ति के विकास क्रम को निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए, वह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो 1000 ईस्वी से अब तक। तो इस प्रकार से हम हिंदी के उत्पत्ति का जो क्रम है
उत्पत्ति का जो विकास क्रम है उसको अगर निर्धारित करें तो 3 भागों में हम उसे रख सकते हैं। अब हम इन तीनों भागों को विस्तार से देखेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो पहला है, जो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का काल निर्धारित होता है। हम अगर उसमें देखें तो इस काल में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि की रचनाएं की गई थी। और इसके अलावे वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, कालिदास, माघ जैसे रचनाकार थे। पाणिनि ने व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की, और इस प्रकार से, और उसी अष्टाध्यायी में पाणिनि ने लिखा है कि उस समय की जो संस्कृत थी वह 2 प्रकार की संस्कृत थी। एक वैदिक संस्कृत थी और एक लौकिक संस्कृत थी। तो संस्कृत काल के अंतिम पड़ाव तक वैदिक संस्कृत क्या थी, जो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद की रचनाओं जिससे रचनाएं की गई उनमें जो पाई जाती हैं वो वैदिक संस्कृत थी। और जो वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास जैसे जो लेखक थे, जो रचनाकार थे, जो साहित्यकार थे संस्कृत के, उनके द्वारा जो रचनाएं की गई वो लौकिक संस्कृत था। दोनों का काल जो है वो अलग अलग कालखंड निर्धारित होता है। देखिए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत का काल निर्धारित होता है, और 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत का काल निर्धारित होता है। अब संस्कृत काल के अंतिम पड़ाव तक क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां, पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय और पूर्वी, ये विकसित हो गई। आगे हम देखें तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो काल है वह 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का है, और इसमें पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश जो भाषाएं थीं उनका विकास हुआ था। और ये जो भाषा प्राकृत जो है यह लोक भाषा के रूप में विकसित होने वाला भाषा था। तो इस काल में, यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में, भाषा का जो रूप सामने आया उसको प्राकृत कहा गया। यह लोक भाषा थी, लोक भाषा के रूप में सामने आया। और वैदिक और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी हुई थी उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया, और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृत के रूप में हुआ। क्योंकि प्राकृतिक विकास भाषा का यहाँ हुआ, उसे नाम दिया गया प्राकृत। इसे विद्वानों ने इसके लिए कहा, व्याकरण में जो वररुचि के व्याकरण हैं उसमें कहा गया है, प्राकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम वा प्राकृतम। यानी कि संस्कृत से जो प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाली जो भाषा है वही प्राकृत है। मध्यकाल में यह जो प्राकृत थी वह तीन अवस्थाओं में विकसित हुई। पाली जो 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, प्राकृत पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश 500 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक। तो ये 3 जो अवस्थाएं हैं प्राकृत के, संस्कृत के बाद की जो भाषा आई उसकी, तो हम इसको क्रमशः देखेंगे। तो देखिए, संस्कृत कालीन जो बोलचाल की भाषा थी वह विकसित होते होते और सरल होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद काफी बदल गई, और इसे नाम दिया गया पाली। यहाँ संस्कृत कालीन जो बोलचाल की भाषा थी वह विकसित होते होते या सरल होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद काफी बदल गई, और इसे पाली नाम दिया गया। इसे सबसे पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। भारत की प्रथम देश भाषा, और मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी भी कहते हैं।
बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप जो है वो प्राप्त होता है, मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उसकी भाषा ज़्यादातर पाली थी और ये जो भाषा इसकी थी ये बहुत उत्कृष्ट थी, अच्छी भाषा थी, उसका मानक रूप था। और इस काल में आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या जो थी वो 3 से बढ़कर 4 हो गई। पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय, पूर्वी के बाद एक और इसमें जुड़ गया दक्षिणी। इसके बाद भाषा ने पुनः अपना नया रूप प्राप्त किया और वह था प्राकृत। देखिए, यद्यपि प्राकृत को ही मुख्य रूप से इन तीनों भाषाओं की जननी माना गया, लेकिन जो प्राकृत का उपयोग हुआ वहाँ व्याकरण में जो संस्कृत के जो विद्वान थे, संस्कृत के जो व्याकरण आचार्य थे, उन्होंने ये लिखा प्राकृत के बारे में कि प्राकृत जो है वो संस्कृत से प्राकृतिक रूप से विकसित हुई, इसलिए प्राकृत है। लेकिन उस समय भाषा का जो प्रयोग मिलता है पहली ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से, वह पाली भाषा का प्रयोग मिलता है और इसके उपरांत प्राकृत का प्रयोग मिलता है। तो पहली ईस्वी तक आते आते जो बोलचाल की यह भाषा थी यह परिवर्तित हुई, इसका प्रयोग जो है अन्य स्थान पे होने लगा और यह प्राकृत कहलाई। और सामान्य मतानुसार, सामान्य लोगों के अनुसार जो मत था उसमें जो बोलचाल की आम भाषा जो सहज ही बोली और समझी जाती थी उसी को प्राकृत कहा गया। इसका वास्तव में उपयोग जो है और इसका जो विकास जो है वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य हुआ। तो उस समय क्षेत्रीय बोलियों की संख्या उस काल में जो है कई थी, जिसमें सौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी ये सारी बोलियां थी। और भाषा विज्ञानियों ने प्राकृतों के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं: सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो सौरसेनी जो सूरसेन, मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा और उस पर संस्कृत का प्रभाव था। पैशाची सिंध में बोली जाने वाली भाषा, महाराष्ट्री विदर्भ महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, मागधी मगध में बोली जाने वाली भाषा और अर्धमागधी कोसल प्रदेश की भाषा थी, जो कि जैन साहित्य में जिसका उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हम हिंदी की भाषा के निकट पहुंच रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो अपभ्रंश का काल शुरू होता है, वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश जो है वो भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। ये जो है अपभ्रंश का जो काल है वह आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था मानी जाती है। और अपभ्रंश इस शब्द का मतलब बिगड़ी हुई भाषा से लगाया जाता है और ये प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। जो प्राकृत भाषा जो है और आधुनिक भाषा जो है यानी हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाएं जो हैं उसके बीच की यह स्थिति है। और कुछ दिनों बाद प्राकृत में परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृत का विकास जो है वो रुक गया। लेकिन यह प्राकृत जो है वह परिवर्तित होती चली गई और लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश के नाम से किया। इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ क्या था? बिगड़ी हुई भाषा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी हैं ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के 7 भेद स्वीकार किए हैं जो आपके सामने हैं: सौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो सौरसेनी इनमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती उपभाषाओं की जन्मदात्री है। लहंदा और पंजाबी का जन्म जो है वो पैशाची से हुआ, सिंधी का ब्राचड़ से, पहाड़ी भाषा का खस से, मराठी का महाराष्ट्री से, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का मागधी से और पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो JSSC की मुख्य परीक्षा में हिंदी की ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी देनी है, तो ये आप उसके लिए ध्यान रख सकते हैं।
इसे आप नोट कर सकते हैं नोट के रूप में। आइए हम लोग आगे बढ़ें। तो हिंदी भाषा का विकास जो है, अपभ्रंश के जो ये 7 भेद हैं, इनमें सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी रूपों से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। देखिए, सौरसेनी जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का जन्म हुआ था, मागधी जिससे बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का जन्म हुआ था, और अर्धमागधी जिससे पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ था। तो इन तीनों से हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। अब देखिए, इसके बाद यद्यपि हिंदी भाषा को सीधे सीधे हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इस बीच में अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक कड़ी के रूप में अवहट्ट को देखते हैं। अवहट्ट जो रूप है, ये अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। और अवहट्ट नाम विद्यापति की कीर्तिलता में, उनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता में आता है, देसील बैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपाऊ अवहट्टा। तो अवहट्ट यहाँ जो शब्द है, ये देसी भाषा का के रूप में उसको उन्होंने रखा है। तो अवहट्ट को अपभ्रंश से भिन्न मानने वाले विद्वान जो हैं, जैसे कि चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, तो वे अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी मानते हैं, प्रारंभिक हिंदी मानते हैं। तो इस प्रकार से ये अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच में एक और कड़ी जुड़ती है, जिसे अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आधुनिक हिंदी, आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा काल है वह आता है, जिसमें कि 1000 ईस्वी से अब तक इसमें हिंदी और अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं जो उत्तर भारत में बोली जाती हैं, उनका विकास हुआ। 1100 ईस्वी आते आते अपभ्रंश लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया और आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग जो है वो प्रारंभ हो गया। तो अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। आपने देखा 3 जिसके स्वरूप थे उससे माना जाता है। आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी 5 उपभाषाओं और इनसे विकसित कई क्षेत्रीय बोलियों को समग्र रूप से हिंदी कहा गया। तो पूर्व में बताया जा चुका है कि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और पूर्वी हिंदी इत्यादि का जन्म हुआ। इसमें देखिए मैंने सामने रखा है कि 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी, ये 5 जो उपभाषाएं हैं, इनसे मिलकर के और कई क्षेत्रीय भाषाओं को मिला करके समग्र रूप से हिंदी कहा गया। और खड़ी बोली ही अधिक विकसित होकर अपने मानक और परिनिश्चित रूप में बहुप्रचलित मानक हिंदी भाषा के रूप में सामने आई। तो हिंदी का फिर मानकीकरण हुआ और इसके बाद हिंदी जो है वह आज के रूप में सामने आई। तो इस प्रकार से ये हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का जो विकास, यानी 1100 ईस्वी के आसपास से अब तक का जो विकास है, इसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तो इसे आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं इसे नोट कर लें, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा जटिल है ये, लेकिन इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको आए दिन नए नए एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए, हमारा प्रयास सफलता आपके साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।